नमस्ते। और आज जो है हम पेपर सॉल्यूशन 12 करने वाले हैं। ये लास्ट पेपर सॉल्यूशन है। उसके बाद जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या करेंगे वो जल्द आपको क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। तो चलो आज का पेपर सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से। लास्ट पेपर है और लास्ट पेपर आते आते आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि कैसे कैसे मेन एग्जाम में आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करना है। तो देखो, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा के मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है। अब ये तो मैंने आपको गुप्तकाल की जो क्लास ली थी ऑनलाइन उसमें भी बताया था कि भाई गुफा संख्या जो 16 है उसमें हमारा स्लीपिंग ब्यूटी जो मरणासन राजकुमारी है उसका क्या है, फोटो है। तो सही आंसर क्या होगा, गुफा संख्या 16 होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई हमें बहुत ज्यादा क्या नहीं करनी, रीजनिंग नहीं करनी। आगे चलो, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थे। तो हमारे सिलेबस में राजस्थान का हिस्ट्री लगता है, उसमें प्रजामंडल लगता है और उसमें हमने पूछा है बेसिकली कि बीकानेर प्रजामंडल के नाम बताओ कि भाई कौन कौन से लोग बीकानेर प्रजामंडल में थे। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार वैद मगाराम भी थे, भिक्षालाल बोरा भी थे और लक्ष्मण दास स्वामी भी थे। ये तीनों जो लोग हैं वो किस में शामिल है, बीकानेर प्रजामंडल में। अगर महिला पूछ ले तो लक्ष्मी देवी आचार्य का नाम आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा। तो यहाँ पे तीनों के तीनों लोग जो हैं वो बीकानेर प्रजामंडल से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो सही आंसर क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर देखो 60 सेंटीमीटर, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये इस 12 नंबर पेपर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन। सबसे बढ़िया क्यों क्वेश्चन ये टेस्ट सीरीज का, और ये हो सकता है एज इट इज, इट इज, जैसे के जैसे यहाँ दिया है वैसे के वैसे ये आपके कहाँ आ सकता है, पेपर में भी आ सकता है। 99% तो मैं खुद श्योर हूँ। क्यों श्योर हूँ, क्योंकि इसे इतनी रीजनिंग के द्वारा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है इतनी रीजनिंग के द्वारा, कि देखो यहाँ पे पूछा है आपको 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा देख के आपको राजस्थान के जिले पूछे हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जब 60 सेंटीमीटर रेनफॉल पूछते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि अरावली के आसपास जो इलाके हैं वही होंगे। लेकिन इस बार इसमें क्या कर दिया गया है, जिलों के जो नाम है वो इस तरीके से सेट किए हैं कि आपको फुल ऑन कंफ्यूजन हो कि यहाँ 60 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है या नहीं होता है। तो अब देखो इसको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है इसका तरीका सीखो। यहाँ पे अपने आप की है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जो है वो आपके 80 से 90 सेंटीमीटर के बीच आता है। 80 से 90 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के बीच में आता है। यानी कि हमारे आंसर में ये तो होना ही नहीं चाहिए। पहला यही पकड़ो, जो नहीं होना चाहिए वो पकड़ो। यानी कि बी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे बी है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बी है, ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी बी है, ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब हम बड़ी स्मूथली पता कर गए कि जयपुर, राजसमंद और अजमेर, यही तीन जो है वो किस में आएंगे, ए, सी और डी में आएंगे। और जब मैं आपको खुद से भूगोल पढ़ाऊंगी उस समय मैं आपको वर्षा रेखा का डायग्राम कंप्लीट पढ़ाऊंगी। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उस डायग्राम से कंप्लीट करके बताऊं कि देखो यहाँ इन जिलों में 60 सेंटीमीटर है, इनमें 70 है, इसमें 80 है, इसमें 90 है, इसमें 10 है, इसमें 20 है, 30 है, 40 है। तो अभी एक तरीका बता दिया जिससे आप ये क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आगे चले, चलो फिर देखो, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो सिंपल, दुर्गापुरा, जयपुर, इजी क्वेश्चन। आगे चले, चलो फिर देखो बाब बोल्डर्स। बाब बोल्डर्स जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, तो बाब बोल्डर्स आपके स्थित है जोधपुर के अंदर। ठीक है, चलो पुरानी चट्टाने हैं बहुत। अब देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। वे 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष बने, करेक्ट। फिर दलितों के प्रतिनिधि के रूप में 1930-31 में अंबेडकर ने लंदन में आयोजित फर्स्ट और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बिल्कुल, मैंने आपको बताया भी था जब मैंने लास्ट आपको हिस्ट्री पढ़ाया था पूरा का पूरा, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि अंबेडकर एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। फिर देखो 1949 में अंबेडकर को भारत का विधि मंत्री बनाया गया, ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो उपरोक्त सभी जो है वो अंबेडकर के विषय में क्या है, आपके सही है। फिर अगला कौन सा सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना। अब देखो पहला क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पता है फैक्ट को स्टेटमेंट में बदला गया है। यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज में क्या किया है कि जो आपका फैक्ट होता है ना उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, स्टेटमेंट में।
स्टेटमेंट यानी कि कथन में, किस में कन्वर्ट किया गया है, कथन में। और ये जब इफेक्ट जब स्टेटमेंट में कन्वर्ट होता है तो डिफिकल्टी लेवल जो है, वो अपने आप क्या हो जाता है, अप। और आपको ये सारी प्रैक्टिस कहाँ करनी होती है, टेस्ट सीरीज में ही तो करनी होती है। तो देखो 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर थी। तो अब सोचो झुंझुनू जिले में कितनी सर्वाधिक थी, तो 86.5 थी या 86.9, सॉरी 86.9 थी। ठीक है, तो ये सब सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है, लेकिन हमें नई वाला बताना है। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी, ये स्टेटमेंट गलत है। कोटा में मैक्सिमम है, कोटा में क्या है, मैक्सिमम है लिटरेसी रेट, लेकिन सेकंड मैक्सिमम जो है वो कहाँ है, आपके जयपुर में है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, रॉन्ग है। फिर देखो 2011 के अनुसार प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही है, बिल्कुल करेक्ट। प्रतापगढ़ में सबसे कम पुरुष साक्षरता है और वो कितनी है, 69.5% ही है प्रतापगढ़ में। कितनी है, 69.5। तो हमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो गलत जो है वो एकमात्र कौन सा है, ए और बी। अब यहाँ पे पता है बहुत से लोगों की ओएमआर देखी, उनसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई, उन्हें ऊपर तक तो क्वेश्चन सही पढ़ा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही से निकाल भी लिया, लेकिन आंसर देते वक्त ऊपर वाला कथन को वापस नहीं पढ़ा और मेजर आंसर क्या कर दिया, ए और सी, ए और बी कर दिया। बहुत सारे लोगों ने क्या आंसर कर दिया, ए और बी आंसर कर दिया। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम आंसर निकाल ले तो उसके बाद वापस से हमें क्वेश्चन को एक बार क्या करना है, ऊपर वाले क्वेश्चन की टैगलाइन को रीड करना है, ताकि आते हुए से हमसे क्या नहीं हो जाए, गलती नहीं हो जाए। ठीक है, और चूंकि मैंने लोगों की ओएमआर देखी और ये इनिशिएटिव इसलिए लिया ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप क्या क्या गड़बड़ करते हो, और तो कोई दूसरा तरीका नहीं है ना पता करने का कि गड़बड़ क्या करते हो, तो इससे पता चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हॉर्नबिल महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन हुआ नागालैंड के अंदर। ठीक, चलो फिर देखो रानीसर और पद्मासार झील किस दुर्ग के लिए जलापूर्ति का प्रमुख साधन है, तो ये कौन से दुर्ग के लिए है, मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए है। ठीक, सिंपल फैक्ट का क्वेश्चन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसरो का 100वां मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको जल्द करंट अफेयर्स के एमसीक्यू करवाऊंगी जो मैंने कस्टम मेड किए हैं, तो हम उस समय भी देखेंगे अच्छे से। फिर देखो इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा, ये एनवीएस सैटेलाइट था, NVS-02, उसको लॉन्च किया गया था GSLV फर्जी 15 से। GSLV F-15 को हमने क्या याद करवाया था, GSLV फर्जी 15। ठीक, आगे चले। अब जिन लोगों ने मुझसे पर्सनली करंट अफेयर्स पढ़ा है उनको ये जल्दी से क्या आ गया है, याद आ गया है। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया, ये भी हमने क्या पढ़ा है, अलग से पढ़ा है, उसमें जो लास्ट हमने वीडियो ली है राजस्थान ऑल ओवर इंडिया के राष्ट्रीय आंदोलन की, उसमें मैंने बताया है कि कौन से अधिवेशन के अंदर गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था, कराची सेशन के अंदर। कौन से सेशन के अंदर, कराची सेशन के अंदर। हमें कांग्रेस के सारे सेशन नहीं पढ़ने, हमने कांग्रेस के सिर्फ इंपॉर्टेंट सेशन पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन, और ये सब हमने क्या किए हैं, कवर किए हैं। तो कराची अधिवेशन। देन देखो उपछठ, उपछठ तो इजी है, उपछठ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है धर्म के पर्सपेक्ट से। तो ये उपछठ जो है कब बनाई जा रही है, भाद्रपद में। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना शैली में बजता है, या सॉरी कौन सा नृत्य जो है वो थाकना शैली में किया जाता है। तो थाकना शैली के अंदर जो डांस आपका किया जाता है वो कौन सा है, वो है ढोल डांस, है ना। गाना सुना है ढोल यारा ढोल, सुनना कभी, बड़ा अच्छा गाना है ढोल यारा ढोल। एक पिक्चर है डोर, राजस्थान की पृष्ठभूमि पे बनी हुई है, उसमें ये गाना चलता है। तो मुझे डांस और ड्रामा बड़ी मुश्किल से याद होता है, और जब मुझे डांस और ड्रामा याद करना होता है ना, मैंने दुनिया भर के क्या याद कर लेने होते हैं, गाने। तो थाकना शैली में ढोल डांस होता है। कौन सा डांस होता है, ढोल डांस। ठीक, आगे चले अपन। फिर देखो निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में
महाराणा प्रताप ने परास्त किया था। ये तो हमने जब टेस्ट सीरीज में हम पहले से लेके 10 नंबर पेज तक आए हैं, उसमें हर एक दो बार मैंने आपको ये क्वेश्चन क्या किया है, दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो ये कौन है, तो ये अकबर के चाचा जी थे, सेरिमा सुल्तान खां। तो साफ आंसर क्या होगा, सेरिमा सुल्तान खां। आगे चले, चलो। कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तिमनगढ़ का दुर्ग है, मंडरायल है, रामधरा है, नाहर सागर कुंड नहीं है। देखो नाहर सागर कुंड पर थोड़ा कंट्रो भी है, कुछ जगह इसे नागर सागर भी लिखा गया है, और ये बेसिकली कहाँ बताते हैं, ये बूंदी में बताते हैं कि भाई ये जगह जो है वो बूंदी में स्थित है, ये इसको नागर सागर भी लिखा जाता है। ठीक, अगला, बढार का भोज। तो बढार का भोज किस अवसर पर रखा जाता है, विवाह के समय पे। किस, कौन से समय पे, विवाह के समय पे। फिर देखो प्रधानमंत्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइड्रोजन हब, ठीक है, और ये आपको फैब की जो क्रोनो आती है उसमें आर्थिक परिदृश्य में मिल जाएगा। उसके आर्थिक परिदृश्य में जो पहला ही पेज है उसमें जो आपका राइट हैंड साइड का साइड है उस समय आपको दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड के अंदर एनर्जी लगती है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ से किया है, तो किस जगह से किया है, विशाखापत्तनम से। आगे चलते हैं, वाई भारत मैटर्स। तो ये जो वाई भारत मैटर्स बुक है ये किसने लिखी है, तो ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखी है। क्लियर, आगे चले, चलो। फिर देखो राजस्थान सड़क परिवहन निगम। तो राजस्थान सड़क परिवहन निगम की स्थापना होती है 1964 में। अब कहाँ है 1964, ये रहा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड। फिर चुकंदर पर आधारित पहला चीनी उद्योग कहाँ स्थापित हुआ है, श्री गंगानगर में। तो सिंपल क्वेश्चन। फिर राजस्थान को किस पैरा निशानेबाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2024 में, तो देखो राजस्थान की कौन सी पैरा निशानेबाज है, मोना अग्रवाल है। कौन है, मोना अग्रवाल। अब पूर्वी चंदेला को नहीं दिया है, मोना अग्रवाल को दिया है, एकमात्र है राजस्थान से जो अर्जुन पुरस्कारों के लिए चुनी गई है। फिर देखो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया, इसमें ध्वजवाहक कौन बने, तो ध्वजवाहक कौन बने, ओम प्रकाश मिठरवाल। कौन बने, ओम प्रकाश मिठरवाल। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है आपके करौली जिले के अंदर, ठीक। फिर मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद को कौन लाया, अब बताओ कौन लाया। मैंने कहा था आपको कि बड़े आराम से पढ़ना, आप किसको, मुगल्स को आराम से पढ़ोगे तो ही ये क्या होंगे, आपको ढंग से याद आएंगे। तो मुझे जल्दी से बताओ कि इन्हें कौन लाया था, कौन जो है वो इन्हें क्या लाया था, मुगल, कौन सा मुगल शासक जो है वो इन्हें क्या लाया था, भारत लाया था। तो कौन लाया था, हुमायूं है ये। देखो औरंगजेब तो हो नहीं सकता, उसको कोई मतलब था नहीं, वो एक नंबर चिड़चिड़ा इंसान। बाबर के समय दूसरे थे, जहांगीर को इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो कौन बचा, हुमायूं। फिर देखो मारवाड़ परगनारी विगत, ये तो इजी क्वेश्चन है। मारवाड़ परगनारी विगत के रचनाकार कौन है, मुहणौत नैंसी है। कौन है, मुहणौत नैंसी, सिंपल। चलें आगे। फिर देखो संपीड़ित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ऊर्जा लगती है, तो ये भी क्या है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया गया, किस जगह पर जो है किया गया, तो किस जगह पे किया गया, ग्वालियर। कौन सी जगह है वो, ग्वालियर। याद रखोगे ग्रीन हाइड्रोजन जो का जो हब है उसको ध्यान रखोगे, वो कहाँ पे है आपका, वो बन रहा है विशाखापट्टनम के, वहां से घोषणा हुई है, और इसका कहाँ है, ग्वालियर है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये दोनों चीजें आपको क्या रखनी है, अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्लियर, आगे की तरफ चलें अपन अब, चलो। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में लगता है करंट अफेयर्स के, महिलाओं से रिलेटेड स्कीम में विशेष संदर्भ राजस्थान। तो महिलाओं से रिलेटेड स्कीम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2024-25 के तहत 1 सितंबर 2024 से प्रदेश में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को कितनी सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है, तो कितनी सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है, लगभग 10,000 रुपए, ठीक। चलो
फिर देखो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर का मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं, इसका आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन होता है माघ पूर्णिमा को। कब होता है? माघ पूर्णिमा। एमपी याद रखो, वैसे भी देखो वहां से एमपी पास में पड़ता है, मध्य प्रदेश। तो बेणेश्वर मेला में आपको क्या याद रखना होता है? एमपी, माघ पूर्णिमा, बस। और वैसे भी मध्य प्रदेश पास में है, तो एमपी याद रखना क्या रहता है? आसान रहता है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले ग्रुप छांटने हैं? तो देखो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू होगा नहीं, बीकानेर बाड़मेर में ये जोधपुर नहीं है तो ये आउट, यहाँ पे पाली नहीं है तो ये आउट। तो जो सही है ना, जिसमें तीनों में सबसे कम है, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, ये तीनों करेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। फिर देखो 51 नंबर क्वेश्चन, टफ है, लैंग्वेज से टफ बनाया गया है। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ में, मतलब जब निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, कौन सा विकल्प सही है? सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, गलत है। सरकार की सिफारिश नहीं होती है, निर्वाचन आयोग खुद से तय करता है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा तथा राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी, नहीं। याद करो, मैंने कहा था ईसीआई का काम क्या है? स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। तो उन्हें किसी सरकार, गृह विभाग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए ये पहले दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? गलत है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। हाँ, ये सही है कि जब भी निर्वाचन आयोग को अनाउंस करवाना होता है कि आज से इलेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी, तो जो ऑर्डर निकलता है उसके नीचे लिखा हुआ होता है राष्ट्रपति की आज्ञा से, या उसके नीचे लिखा हुआ होता है राज्यपाल की आज्ञा से। तो थर्ड स्टेटमेंट हमें फिर भी सही लग रहा है। फिर भी हम फोर्थ पढ़ेंगे, निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना, दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना, नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किसके साथ काम करेगा? राष्ट्रपति और राज्यपाल के। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, फोर्थ नहीं होगा। राजस्थान में बाला किला स्थल कहाँ स्थित है? तो बाला किला कहाँ है आपका? अलवर में है, हसन खां मेवाती के पास आया था ये किला। ठीक है, लालदासी संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस स्थान को माना जाता है? तो जो लालदासी है उनका है नगला गांव, भरतपुर। कौन सी जगह है ये? नगला गांव, भरतपुर, ये ध्यान रखना। लेकिन इनकी समाधि जो है, लालदासी संप्रदाय के जो लालदास जी हैं, इनकी समाधि जो है वो शेरपुर अलवर में है, ये डिफरेंस याद रखना। बहुत सारे लोग गड़बड़ कर जाते हैं इसमें। शेरपुर अलवर में समाधि है। लोक देवता हरबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बेंगटी में। फिर सूरजमल की किस सलाह को मराठों ने पानीपत के युद्ध से पहले ठुकरा दिया? अब वो कौन सी सलाह थी जिसको पानीपत के पहले युद्ध से पहले क्या कर दिया गया है? ठुकरा दिया गया है। तो देखो वो कौन सी सलाह है जो पानीपत के पहले युद्ध से पहले क्या कर दी गई है? ठुकरा दी गई है। तो पहला है, युद्ध के पूर्व सभी मुख्य सरदारों को विश्वास में ले, नहीं। पर्याप्त रसद सामग्री की समुचित व्यवस्था, ये तो सिंपल सी बात है, हो ही नहीं सकती। परंपरागत युद्ध प्रणाली को अपनाया जाए, इसी मांग को उन्होंने क्या कर दिया? ठुकरा दिया था। ठीक, आगे चलें, चलो। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 88 है, 88 है। किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो देखो, मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 गलत है, शेखावटी वाला 1927 गलत है, भरतपुर वाला 1938 गलत है। तो जो जोड़ी सही है वो कौन सी है? बेगू किसान आंदोलन 1921। ठीक, आगे चलें। हाँ, अब देखो, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर जो है सेकंड, अकबर शाह द्वितीय जो है मुगल शासक, उन्होंने दी थी राजा की उपाधि। आगे चलें, चलो। हाँ, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वांगन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? अब कालीबंगा तो हो नहीं सकती, ठीक है, ये तो कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर। गणेश्वर हो नहीं सकता, कौन सी नदी है? कांतली नदी है। बैराट
जो है वो भी नहीं, क्योंकि वो वहां पे बैराट के आसपास कौन सी नदी है, बाणगंगा। तो आपके सामने ऑप्शन में सामने आंसर पड़ा है, सही आंसर क्या होगा, आहड़। फिर देखो 70 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है। तो देखते हैं कौन से कथन जो है वो क्या है इस समय सही है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, बिल्कुल करेक्ट, दे सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, करेक्ट। यह धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, हाँ ये धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, लेकिन उनको मानना नहीं मानना किस पे डिपेंड करता है, लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। प्रस्तावित ये कर सकती है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है इस वक्त क्या है, करेक्ट है। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अटल इनोवेशन मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, शिक्षक बन रहे हो, और अटल इनोवेशन मिशन में अटल जो टिकरिंग लैब है 2.0 का कार्यान्वयन अवधि जो है वो आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो कार्यान्वयन अवधि क्या होगा इसका, 2028, क्या होगा 2028, ठीक। दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी होगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या लगता है, हमारे सिलेबस में लगता है एनर्जी। करंट अफेयर्स के सेक्शन में हमारे सिलेबस में एनर्जी लगता है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। तो हमें ध्यान रखना है कि कितनी हो जाएगी दिसंबर 2024 तक। तो दिसंबर 2024 तक हो जाएगी, हो गई है 209.44 गीगावाट। और इसमें राजस्थान का योगदान जो है वो हम जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। आगे चलें। खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था। तो किसको भेजा था शांति समझौते का प्रस्ताव, रायसेन के सलहदी तंवर को। चले आगे। हाँ अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 34 नंबर क्वेश्चन, पहला कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, 34 नंबर क्वेश्चन है। और 34 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, इसे गौर से देखें। 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। आपको पैसिव सेंटेंस पकड़ना है। फॉर किसके लिए पकड़ना है, जो नीचे दिया हुआ है। अब ये क्या स्टेटमेंट है, इसको पढ़ते हैं। पीपल कंसीडर्ड दैट ही गॉट मोर देन व्हाट ही डिजर्व। अब इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो देखो पहला देखो, पीपल कंसीडर दैट, एज इट इज उतार दिया, आंसर सही नहीं होगा। अब देखो इट वॉज कंसीडर्ड दैट ही हैड गॉट, अब यहाँ पे हैड भी और गॉट भी ये गड़बड़ है। मोर देन वॉट ही डिजर्व्ड, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। थर्ड देखो, इट वॉज कंसीडर्ड दैट ही गॉट मोर देन वॉट ही डिजर्व, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये क्या है, करेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड, ठीक है। आगे चलो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंस। आपको करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंस को यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। शी डैश टू सी यू सिंस। अब देखो यहाँ सिंस आते ही आपको पता होना चाहिए कि वहां पे आगे करेक्ट चीज जो है वो कौन सी आएगी। तो जैसे ही सिंस आएगा और शी है तो हम हैज बीन वेटिंग करेंगे, क्या करेंगे, हैज बीन वेटिंग। तो सही आंसर क्या होगा, फोर्थ, सी हैज बीन वेटिंग। सिंस से पता चलेगा आपको, ठीक है, वो सिंस जो है सिंस 2 o'clock उससे पता चलेगा। आगे चले। चूज द करेक्ट एंटोनिम, आपको उल्टा पकड़ना है, विलोम पकड़ना है। एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन फ्रीडम। अब फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, अब आजादी का उल्टा क्या होगा, तो आजादी का उल्टा होता है गुलामी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लेवरी। ये रहा देखो स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब क्या होता है, गुलामी या पराधीनता। तो सही एंटोनिम पूछा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लेवरी। फिर द डायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज। तो देखो सेंटेंस क्या दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है ही कॉल्ड मी अ लायर, कि उसने मुझे क्या बोला, लायर। तो इसको चेंज करना है, सबसे सिंपल सेंटेंस है, इस कॉल्ड मी को ही चेंज करना है,
ठीक, तो ही सेड लाई डाउन नहीं, ही टोल्ड यू लाई नहीं, यू कहाँ से आ गया, दे ही नहीं रखा, ही कॉल्ड आउट नहीं, फ्रेज वर्ब, ये कॉल्ड आउट फ्रेजल वर्ब है, नहीं करना, सिंपल, ही सेड उसने कहा, लायर झूठे, तो फोर्थ जो है वो क्या होगा, करेक्ट। फिर फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनेंट्स चूजिंग फॉर्म ऑफ द ऑप्शन बिलो, ठीक है, तो अब हमें सही से इसमें क्या भरना है, डिटर्मिनर भरना है। देयर इज डैश मिल्क इन द ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक अ टी, कि भाई इसमें थोड़ा सा क्या है, दूध है, जिससे कि आप क्या बना सकते हो, चाय तो बना सकते हो, तो एकदम थोड़ा सा है। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक अ टी, तो अ लिटिल आएगा, क्या आएगा, अ लिटिल। ठीक, आगे चलूं, चलो। अच्छा, तो आज का लास्ट पेपर हुआ हमारा, जो हमने टेस्ट सीरीज का कारवा शुरू किया था, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा टेस्ट पेपर करके। अब हम जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, थोड़े ही दिन है, उसके बाद सेकंड ग्रेड में लगेंगे, और भी भर्तियां जो हैं उनमें भी लगेंगे, एसआई, पटवार, वीडियो, और चतुर्थ ग्रेड में भी। तो आपका सहयोग है, हमें मिलता रहना चाहिए, और हम बहुत अच्छी क्लासेस देंगे, एसआई के लिए भी, वीडियो के लिए भी, पटवार के लिए भी, और चतुर्थ श्रेणी के लिए भी, और सेपरेट सेकंड ग्रेड के लिए भी। और सेकंड ग्रेड के लिए तो इस बार सरप्राइज है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम किसको दे दिया है, फर्स्ट ग्रेड को दे दिया है, और सेकंड ग्रेड वाले बच्चों नाराज मत होना, मैं आपका पूरा साथ दूंगी सेकंड ग्रेड में भी, ठीक है। तो आज की हमारी ये पेपर पूरा हुआ, अब आपको दीपक सर आएंगे और साइंस, रीजनिंग और मैथ्स जो है वो कराएंगे। बाय। चलो अब बात करते हैं साइंस, रीजनिंग और मैथ के ऊपर, ठीक है। अब देखो साइंस के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो सबसे पहला क्वेश्चन था कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है। देखो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो इनके अनुपात अपने कैसे निकालते थे उसके बारे में अब थोड़ा सा अपने जानते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हैं, CO2 लिखते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पिछले वीडियोज देखे होने जरूरी है, उसके अंदर मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी बताया है, और कार्बन के बारे में भी बताया है, ऑक्सीजन के बारे में भी बताया है कि कितने परमाणु क्रमांक के अंदर कितना होता है। देखो अपने को निकालना है द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है जनरली, ठीक है, क्या होता है, परमाणु क्रमांक, मतलब एटॉमिक नंबर का दुगना होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर का दुगना होता है। अब देखो कार्बन में आपने पढ़ा होगा, कार्बन के अंदर आपने पढ़ा होगा, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कितने नंबर पे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पर है, ठीक है, 6 नंबर पर है, इसका मतलब इसका भार कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। जितने नंबर पर कोई परमाणु आता है उससे जस्ट डबल उसका भार होता है, उसके डबल उसका वेट होता है, क्योंकि उतने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कितना भार हो गया कार्बन का, ये हो गया 12, ठीक है। उसके बाद में देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये देखो ये 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तक है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर कार्बन था, कार्बन कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, तो इसका 12 भार हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, 8 नंबर पे है, मतलब एक ऑक्सीजन होता तो 8 की जगह 16 बाहर हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भार कितना है, 32। अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें लिखा है कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनका अनुपात बताना है, देखो 4 के पहाड़े जैसे जो है ये कट रहे हैं, 4 3 12 और 4 8 32, तो 3:8, 3:8 जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और
ये टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर में आते हैं, जनरली हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर ये जो है ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। और रेगुलर जो क्लास देख रहे हैं, जिन्होंने थ्योरी क्लास देखी, ऑब्जेक्टिव क्लास देखी, ये पेपर भी देख रहे हैं, उनको पक्का जो है ये याद हो चुका होगा, क्योंकि कम से कम 3-4 बार जो है मैं बोर्ड पे इसको लिख चुका हूँ। तो 10 तक आराम से अपने इसको याद रख सकते हैं। अब देखो उसके बाद में है समजात अंग। ठीक है, समजात अंग जो होते हैं ये अपने को डायरेक्ट याद करना है कि घोड़े के और आदमी के जो आगे वाले पैर हैं वो समजात अंग के उदाहरण होते हैं। तो ये हो जाएगा 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो, अब ये आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, देखो दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकटतम संबंध दर्शाता है। देखो कलम और कागज, कलम से क्या किया जाता है, कागज के ऊपर घिसा जाता है और उसके द्वारा लिखा जाता है। क्या हथौड़े को लकड़ी के ऊपर घिसा जाता है? क्या शिक्षक, ठीक है, देखो चाकू है, चाकू को मांस के ऊपर क्या किया जाता है, घिसा जाता है, या फिर मांस के ऊपर जो है वो चाकू काम करता है। अब देखो कल को ये लॉजिक दिमाग में नहीं आता घिसने वाला, तो क्या आ सकता है, देखो कागज जो है उसके ऊपर कलम से लिखते हैं। अब जैसे लकड़ी है, क्या लकड़ी हथौड़े से केवल लकड़ी पे ही कुछ कार्य किया जा सकता है? लकड़ी के अलावा और चीजों पे भी किया जा सकता है। शिक्षक है तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है, कुत्ते का भौंकने से कोई संबंध नहीं है। लेकिन चाकू जो है, देखो चाकू भी किसके ऊपर कार्य करता है, मांस के ऊपर जो है वो काटने का कार्य करता है। या फिर ये भी तीखी चीज और ये भी तीखी चीज, ठीक है, तो ये भी इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन का लेवल देखिए तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, गलत होने की चांस इस टाइप के क्वेश्चन में रहती है। ठीक है, तो इसको जो है वो आप यहाँ पर याद कर ले। देखो एनालॉजी के क्वेश्चन जनरली इजी आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन हार्ड आता है तो वो फिर काफी अच्छे लेवल का हार्ड भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर पूरे जीके के आधार पर पूरा जीके जो है इसमें कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि आगे से अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कलम का संबंध कागज से, तो वैसा ही चाकू का संबंध मांस से जो है वो होता है। अब देखो एक घन के आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान का मतलब अपने को घबराना नहीं, संख्यात्मक मान का मतलब केवल मान जो है वो बराबर है। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो अपनी वॉल्यूम है, मतलब कि आयतन जो प्रश्नावली है, ये बहुत हार्ड तब तक है जब तक फॉर्मूले ना याद हो। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आपको बहुत हार्ड लगेगी, कभी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एक बार फॉर्मूले याद हो गए ना, तो उसमें केवल अपने को फॉर्मूला ही लगाना है। अब जैसे लेट अस सपोज, जैसे ये घन है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और 3D के अंदर होता है। अब आयतन की बात की जा रही है, चलो आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो पहले देखो आयतन लिखो, दोनों को बराबर करना है, तो बराबर का निशान लगा देता हूं। यहां पर आयतन लिखना है, तो घन का आयतन होता है a क्यूब, क्योंकि मुझे याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और उसके बाद में क्या लिखना है, क्षेत्रफल लिखना है, तो क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखो a क्यूब है यहां पर और यहां पर 6a² है। देखो a क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूं, a इंटू a बराबर 6 इंटू ए, ये भी लिख सकता हूं। तो देखो 1 2 1 2 2 ए से 2 ए कट गए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। देखो कितना इजी है, देखने में ऐसा लगता है कि ना जाने कितना हार्ड होगा। तो प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल निकालना है। ये अपनी क्या है, ये एक भुजा आई है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखो ये मान लो एक घन है, ठीक है, ये घन है, इस पूरे घन का क्षेत्रफल होता है 6a²। लेकिन इस केवल एक फलक का कितना होगा, केवल एक फलक का, केवल एक फलक देखें, इसका मतलब ये तो एक वर्ग है, केवल एक फलक वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो अब अपने देखो इसमें क्या निकालना है, प्रत्येक फलक का मतलब प्रत्येक फलक का कितना क्षेत्रफल होगा। प्रत्येक फलक मतलब कि वृत्त जो हो गया अपना वर्ग हो गया, और वर्ग का फॉर्मूला होता है a²। मतलब a अपना कितना है, 6 का स्क्वायर, मतलब कि 36 जो है ये अपना फाइनल उत्तर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो काफी इजी क्वेश्चन है। अगर पिछले जो 2-3 पेपर हो रहे हैं जिसके अंदर ये एक्सरसाइज अपने आ रही है, अगर वो भी अगर आपने क्वेश्चन मन लगाकर किए होंगे तो अभी तक जो है ये क्वेश्चन आपसे होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये है अनुपात समानुपात का, तो ये थोड़ा सा पेपर में गलत आ गया था क्योंकि ये अपने सिलेबस का नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है एक बार छोड़ दो। बाकी करना चाहे तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। देखो 5:6 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है 5:6 में है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ, देखो ये भी कहा जा सकता है कि 500 और 600 पे अनुपात 5:6 है। अभी भी इसका अनुपात 5:6 है। इसको इजी करने के लिए मैंने जीरो लगा लिया। आप 2 जीरो और भी लगा सकते हैं, 3 जीरो और भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में लगेंगे। लेकिन इजी करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगाए। 500 600 को आराम से पढ़ सकते हैं। अब ज़्यादा बड़ा करने से मतलब नहीं है, 5000 कर दे 6000 कर दे तो उसका मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रमशः, मतलब लड़कों में तो 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, और लड़कियों में 30% की वृद्धि होती है। ठीक है, और छोड़ना चाहिए तो छोड़ भी सकते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं जिससे आपको क्या है कि ये थोड़ा सा आइडिया समझ में आ जाए। देखो देखो 100 होते तो कितने बढ़ते, 20 बढ़ते। 500 है मतलब कि 100 के 5 गुने हैं, तो बढ़ेंगे कितने, 20 के 5 गुने, मतलब कि 100 बढ़ जाएंगे। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 600 हो जाएंगे। अब देखो देखो 100 होते तो 30 बढ़ते, अपने को 600 का निकालना है। 100 होते तो 30 बढ़ते, अब 6 गुना कर दो तो 600। अब इसको 6 गुना करूंगा तो इसको भी 6 गुना। देखो 100 होते तो 30 बढ़ते, अब इसको मेरे को क्या बनाना है, 600, तो 6 की गुना कर दी। अब इसको भी अपने को 6 की गुना करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, कि दोनों को, इसको 6 से करेंगे तो इसको भी 6 से करना पड़ेगा, तो 180। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गए 180। मतलब ये देखो 600 से कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 600 700 780 780। ठीक है, ये देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो ये किससे कट रहे हैं, देखो 6 के पहाड़े से अगर मैं काटूं तो 6 दाई 60 और ये 13 छिंगे 78, 10:13। और छोड़ना चाहें तो बिल्कुल आंख बंद करके छोड़ सकते हैं, सिलेबस के अंदर नहीं है, पेपर में नहीं आएगा। अब ये वाला देखो, ठीक है, अब ये देखो देखो पी एक्स ये दिया गया है, ये क्यू एक्स है। अब इन दोनों का क्या करना है, गुणा करके निकालना है। गुणा कितना है इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो गुणा कैसे करते हैं, देखो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब देखो देखो इसमें क्या सिस्टम होता है कि पहली संख्या को इन सभी से गुणा कर दो, फिर दूसरी संख्या को इन सभी से गुणा कर दो। ये अपना तरीका होता है। अब कैसे करते हैं, ये देखो देखो x की गुणा इससे की तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान माइनस का लगा दिया, x की गुणा इस x से हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और आगे 4 है तो ये 4 चलेगा आगे। अब देखो x की गुणा इस 4 से करेंगे तो 4x। ठीक है, अब देखो इस 2 की गुणा इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर, और साथ में माइनस है, ये माइनस। ठीक है, उसके बाद में देखो 2 की गुणा इस 4x से करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो गया 8, x था साथ में माइनस माइनस प्लस। अब देखो इस 2 की गुणा इस 4 से करेंगे 8। अब देखो माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आता है। ठीक है, ये तरीका अपने को थोड़ा आना चाहिए, नहीं आता तो इसका जो डिटेल्ड वीडियो है वो वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा अच्छे से समझाया हुआ है इसके अंदर। अब देखो एक्स क्यूब, ये 4x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, तो माइनस के 6x स्क्वायर। मैंने एक तरीका बताया था कि जब ये भी संख्या, दोनों संख्या एक जैसे चिन्ह की होती तो हमेशा संख्याएं जुड़ती है और निशान जो होता है वो लग जाता है। देखो 4 और 2 ये दोनों क्या है, देखो पहली बात तो दोनों स्क्वायर है तो ये आपस में जुड़ सकते हैं। दोनों के आगे माइनस का निशान है, इसका मतलब यहां पर माइनस का निशान ही लगेगा, और सेम निशान होते हैं तो जुड़ते हैं डिजिट। देखो 4 और 2 6, इसलिए हमने क्या कर दिया 6x स्क्वायर यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो उसके बाद में देखो ये है 4x, ये है 8x, तो कितने हो जाएंगे 12x। कैसे हुए, देखो दोनों के सेम निशान है तो 4 और 8 12, और x वैसा का वैसा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर -8 है, ये -8 आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये वाला अपना आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, हाँ, अब ये सबसे इजी क्वेश्चन है, और आप देख रहे होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है हर पेपर के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये और बता देता हूँ कि आपको मेन पेपर के अंदर पक्का देखने को मिला, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको पक्का, मतलब 3 एक्सरसाइज है। देखो एक है कोडिंग डिकोडिंग, एक सीरीज, और एक है ब्लड रिलेशन।
ठीक है, यहां से तुम लिख लो प्रश्न 2 आएंगे, 2 प्रश्न यहां से पक्के आ जाएंगे। ठीक है, और मैथ के अंदर चाहते हो तो सांख्यिकी से 4 क्वेश्चन सीधे ही। ठीक है, और आयतन से 1 क्वेश्चन, ये 2 प्रश्नावलियां कर लो, 3 ये कर लो। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन आपके पूरे अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अपने। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर सबसे पहला अपना आइडिया क्या रहता है कि अपने को डिफरेंस देखना होता है। इसमें डिफरेंस है 7 का, इसमें डिफरेंस है 7 का, इसमें भी 7 7 और 7 और अगला फिर 7 का आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 76, बी ऑप्शन। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने दिमाग में यही आइडिया आता है कि हम देखते हैं कि क्या ये डिफरेंस से हो रहा है, अगर हो रहा है तो हम वापर कर देते हैं, फिर नहीं होता तो हम स्क्वायर देखते हैं, फिर क्यूब देखते हैं, फिर देखते हैं स्क्वायर क्यूब में कुछ जुड़ रहा है क्या, कुछ घट रहा है क्या। ठीक है, ये सब चीजें देखने के क्रम होते हैं, और इसका पूरा का पूरा तरीका जो है वो पूरे डिटेल वीडियो जो है उसके अंदर बताया गया है, जिसकी प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बनी हुई है। देखो ABCDEF एक ही परिवार के सदस्य हैं, F E की बहन है। देखो F जो है ये बहन है किसकी, E की है। D का पिता B, देखो D और B दोनों ही नहीं है। A और C की माता, ये भी अभी नहीं है। देखो A की माता, देखो E B और A की माता है। E जो है B और A की, ये है B और ये A। ठीक है, ये होगी इसकी माता हो गई। अब देखो B D का पिता है, B जो है वो D का पिता है, ये है D, D का पिता कौन हो गया, B हो गया। ठीक है, C की माता A, यहां पर देखो ये C यहां पर है और A माता है। ठीक है, इसका मतलब D C में संबंध पूछ ले तो भाई बहन का जो संबंध होगा। अभी फिलहाल पूछा है कि E का C से संबंध, और एक तरीका मैंने बताया था कि जो पहले दिया जाता है रिलेशन उसका बताना है, मतलब नाम उसके ऊपर लिखना है। तो ये E देखो C की, ये E क्या लगेगी, E लग जाएगी नानी, E क्या लग जाएगी नानी। देखो ये है, फिर इसकी माँ की माँ, माँ की माँ मतलब नानी अपनी, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अब देखो नानी और दादी साथ में इसलिए देते हैं क्योंकि इंग्लिश जो वर्डिंग होती है उसमें दादी को भी ग्रैंड मदर बोला जाता है, नानी को भी ग्रैंड मदर बोला जाता है। अब ये देखो ये जो है अपने सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज का, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, ये भी सिलेबस में नहीं है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो ये है अपने नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, स्थानीय मान, क्लास 3 तीसरी कक्षा का क्वेश्चन है। देखो जैसे मैंने 3 4 7 7 लिखा, इसमें दोनों 7 का स्थानीय मान बताना। देखो जिसका भी स्थानीय मान बताना हो, जैसे लेटर सपोज पूछ लेते कि 3 का बताओ, तो हम 3 के नीचे 3 लिखते और जितनी संख्या है उतने जीरो लगा देते। कल को 4 का पूछते तो 4 के नीचे 4 लिखते और दो संख्या है तो 2 जीरो लगा देते। मतलब इसके स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान 3000 है, 4 का स्थानीय मान 4000। अब फिलहाल जो अपने को पूछा है वो पूछा है 7 का और 7 का। ठीक है, तो देखो इस 7 का अगर मैं बताऊं तो 7 के नीचे 7 और जितनी संख्या है उतनी जीरो, तो इसका तो 70 हो गया। अब इसका बताना है तो इसका 7, क्योंकि पीछे कोई संख्या नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगेगा, 70 और 7। ठीक है, 70 और 7। फिर से देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मोबाइल को 56 लिखा जाता है तो उसी कोड में नेट को किस प्रकार लिखेंगे। देखो मोबाइल लिखते हैं सबसे पहले, मोबाइल को देखो M कितने नंबर पर है, ये है 13, 15, 2, 9, 12 और 5, 12 5 17, 17 9 26, 26 और 2 28, 28 और 15 43, 43 और 13 पूरे 56 हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, अपने को क्या करना है, डिजिट जितने नंबर पर आता है वो डिजिट को जोड़ना है। ठीक है, अब देखो नेट का निकालना है, NET। ठीक है, N आता है 14 पे, E 5 पे और ये आता है 20 पे। ठीक है, 20 और 14 34 39। ठीक है, ये हो गया 39, ये अपना आ जाएगा आंसर। ठीक है, 67 के बाद में है ये क्वेश्चन अपना रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्न में से कौन सा आरेख निरूपण किया जाता है। तो पानी के अलग अलग उपयोग जैसे अलग अलग होता है ना, जैसे तो हम क्या करते हैं इस तरीके से दिखाते हैं कि यहाँ पर 40%, यहाँ पर 10%, यहाँ पर जो है 20%, 10%,
और 10%। तो ये पानी का इस तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। उसको कैसे दिखाया जाता है? पाई चार्ट के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, ये अपने यहाँ पर जो है मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब सर आएंगे और सर आपको कराएंगे हिंदी के जो क्वेश्चन वो आपको करवाएंगे। नमस्कार साथियों, आज का टेस्ट नंबर अपना 12 है। उससे पहले आपको मैडम और दीपक सर ने करवा दिए क्वेश्चन। जीके के और साइंस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। अब करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। और आज का टेस्ट नंबर 12 और उसके बाद में आपकी परीक्षा होने वाली 1 जून को, जो स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा वाली है, आपको पता है। आज है हिंदी के क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चनों के अंदर। को 4 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, वैसे क्राइटेरिया निश्चित नहीं है। लेकिन अगर संस्कृत विभाग की बात करें तो वहाँ पर 4 क्वेश्चन दे। अगर बात करें अगर सामान्य शिक्षा के पिछले जो 2022 के अंदर हुए थे, वहाँ पे आपको 4 या 5 क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको हिंदी के देखने को मिले थे। तो बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर मिलेगा आपको। कौन सा होगा? उत्थान का होता है विलोम, होता है पतन होता है। ठीक है, उत्थान का पतन होता है। प्रस्थान का विस्थापन विलोम हो जाएगा, ये चीजें और है, लेकिन आपका पतन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो, फिर है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? यानी किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये पूछा गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मिलान, सुपुत्र, अधर्म और सुकर्म। इन चारों में से अगर बात की जाए तो आपको पता है इसके अंदर सु उपसर्ग है, इसके अंदर अ उपसर्ग है और इसके अंदर भी सु उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसके अंदर नहीं है? मिलान के अंदर किसी प्रकार का उपसर्ग आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन तीनों और बाकी के अंदर आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा। फिर है आपका डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द होगा डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन शब्द आता है, आपको पता है, अगर सरकारी सेवा में जो होते हैं उनके लिए डेप्यूटेशन आता है। यानी कि जो स्थान, जिस स्थान पर आपकी ज्वाइनिंग है, जिस स्थान पर आप सेवा दे रहे हो, उस स्थान से हटकर आपको दूसरी जगह एक बार भेज दिया जाता है, तो वहां पर वो क्या कहलाता है? डेप्यूटेशन, यानी प्रतिनियुक्ति। डेप्यूटेशन का हिंदी अर्थ समानार्थ होगा प्रतिनियुक्ति होगा। क्या होगा? प्रतिनियुक्ति होगा। फिर आता है इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? इतिहास में किस प्रत्यय, किसका प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? ता का, इक का, ई का या इत का? तो आपको पता है इक का होता है। तो इतिहास, इतिहास धन इक, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। तो किसका प्रयोग हो रहा है? इक प्रत्यय का इसमें प्रयोग हो रहा है। किसमें? इतिहास शब्द में। फिर आती है आपकी साइकोलॉजी मैनेजमेंट। अच्छे क्वेश्चन है आज के, और साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के मैं मानता हूं कि इसमें से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, चाहे आपकी साइकोलॉजी हो चाहे मैनेजमेंट हो। और साइकोलॉजी है, उसमें से बात की जाए तो आपकी, मैं कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन इस प्रकार के बनेंगे जो आपके दिमाग को टेस्ट करेंगे, सीधे कह सकते हैं कि अवधारणात्मक क्वेश्चन बनेंगे सबसे ज्यादा। तथ्यात्मक डाटा से संबंधित क्वेश्चन बनेगा तो आपके 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके साइकोलॉजी के अंदर, लेकिन ज्यादातर आपके अवधारणा से संबंधित बनेगा। तो अवधारणा यानी कि जो आपको समझ कितनी है, आपको साइकोलॉजी की समझ कितनी है, बच्चों की समझ कितनी है, उस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसमें? साइकोलॉजी के अंदर। तो अवधारणात्मक रूप से 5 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। क्यों है वो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? विकास को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो विकास की बात की जा रही है, यहां पे अभिवृद्धि की बात नहीं की जा रही। विकास, विकास होता है जिसके अंदर बात करते हैं अभिवृद्धि, जो शारीरिक अभिवृद्धि हो रही है, जो शरीर का वजन मापा जाता है, लंबाई मापी जाती है, वो सारी विकास के अंतर्गत है। अभिवृद्धि भी किसके अंतर्गत आती है? विकास के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, लेकिन हम अभिवृद्धि को तो विकास कहते हैं, लेकिन विकास को अभिवृद्धि नहीं कह सकते। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो शारीरिक हो, चाहे उसके अंदर सामाजिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, इन सब का विकास जो मिला जुला विकास होता है वो आपका विकास कहलाएगा। ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया, यानी कि सही रूप को कौन प्रदर्शित करता है? विकास आनुवंशिकी के कारण होता है, आनुवंशिकी प्लस वातावरण। तो विकास आनुवंशिक भी होता है और आपका वातावरण, आनुवंशिक और वातावरण दोनों से होता है। ठीक है, आनुवंशिक और वातावरण। तो यह केवल आनुवंशिक नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। नहीं, ये सामान्य से विशिष्ट होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य होता है। तो ये उल्टा होगा, न कि विशिष्ट से सामान्य हो गया। ठीक है, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान रहती है। विकास की दर अगर सभी व्यक्तियों में समान रहती तो हर व्यक्ति क्या होता, आज के टाइम में प्रधानमंत्री भी हो सकता था, लेकिन नहीं होता। तो विकास की दर क्या होती है, सब में समान नहीं होती। कोई ठीक नहीं, मतलब किन्हीं का जो कद है वो लंबा होता है, किन्हीं का ठिगना होता है, कोई वजन में ज्यादा होता है, कोई वजन में कम होता है। तो विकास की दर एक जैसी नहीं रहती। किसी का संवेगात्मक विकास ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, शारीरिक विकास किसी का कम, किसी का ज्यादा होता है। तो समान एक जैसी आपकी क्या नहीं रहती, आपकी विकास की दर एक जैसी नहीं रहती। इसके अंदर और कौन कौन से आते हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि विकास निरंतर होता रहता है। कम ज्यादा, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन निरंतर होता रहता है। यानी कि जैसे गर्भावस्था से लेकर कह सकते हैं कि जब मृत्यु तक विकास क्या है, निरंतर होता रहता है। एक सतत प्रक्रिया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी विकास कहलाएगी। विकास के कुछ नियम है, उसके अंदर आप बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के नियम। व्यक्तिगत विभिन्नता के नियम। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कहता है कि आप कोई भी हो, आपके व्यक्तिगत विभिन्नता आपके अंदर दिखाई देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर जुड़वा भाई बहन भी है, या भाई भाई भी जुड़वा है, या जुड़वा बहनें भी है, तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ विभिन्नता देखने को मिलती है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर भी एक समान गति होगी, उनकी भी बढ़ने की समान एक जैसी होगी, नहीं होगी। कहीं ना कहीं उनके अंदर शारीरिक विकास के अंदर कमी आ सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि, हो सकता है कहीं ना कहीं उनका शारीरिक विकास एक जैसा हो, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं हो भी सकता है ऐसा कि शारीरिक विकास में कमी हो, एक दूसरे के मतलब दोनों का मेल जोल नहीं बैठ रहा हो। सामाजिक विकास भी एक का ज्यादा, एक का कम हो सकता है। संवेगात्मक विकास भी एक का कम ज्यादा हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलती है। अगर जुड़वा भाई बहनों में इस प्रकार की कमी देखने को मिल सकती है, विभिन्नता देखने को मिल सकती है, तो औरों में तो देखने को मिलेगी ही। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है कि उम्र के हिसाब से सबका जो एक जैसे विकास होता है, उम्र के हिसाब से लगभग व्यक्तियों का एक जैसा विकास होता है। जिससे पहले गर्भावस्था होता है, गर्भावस्था के बाद में शेषावस्था, शेषावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था। यानी कि विकास जो है, विकास की दर, जो गति है ना, वो एक जैसी नहीं होती है। विकास की दर एक समान नहीं होती सबकी, किसी का कम, किसी का ज्यादा होता रहता है। लेकिन समान प्रतिमान का ऐसा होता है कि बच्चा है तो वो बच्चा ही नहीं रहेगा। बच्चे से शेषावस्था में, मतलब गर्भावस्था से शेषावस्था में आएगा, शेषावस्था से बाल्यावस्था में, यानी वो समान प्रतिमान का सिद्धांत है। या कह सकते हैं कि मानव की संतान मानव ही, मतलब मनुष्य से मनुष्य ही जन्म लेगा और जानवर से जानवर ही जन्म लेगा। तो यानी कि ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये विकास की दर एक जैसी मत मान लेना, इसके अंदर विकास की दर अलग अलग होती है। यानी किसी का कम, किसी का ज्यादा विकास होता है, तो वो विकास की दर हो गई। समान प्रतिमान का सिद्धांत मतलब होगा सबका ही, होगा सबका ही, मतलब बड़े, मतलब उम्र के हिसाब से सबकी लंबाई भी, हाइट भी सबकी एक मतलब बढ़ेगी, समान प्रतिमान होगा। ठीक है, ये होगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अलावा बात की जाए तो विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। यानी बच्चा किस प्रकार प्रगति कर रहा है, तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। यानी कि आने वाले समय के अंदर बच्चा किस प्रकार या किस फील्ड में जाएगा, वो चीजें भी हम समझ सकते हैं। अगर बच्चा किसी रूप में तरक्की कर रहा है तो हम अपने आप में कहते हैं ये तो भाई यूपीएससी क्लियर करेगा, ये तो या फर्स्ट ग्रेड बन के छोड़ेगा। मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं हम, उसके टैलेंट को लेकर भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर वो कलात्मक है, रचनात्मक है, तो हम बता सकते हैं कि ये हाँ आगे जाकर ये अच्छा पेंटर बन सकता है, या आगे जाकर ये आईएएस ऑफिसर बन सकता है। तो ये सारी चीजें आ जाती है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं इस प्रकार की। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि जो विकास है ना, वो सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर। विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि जब गर्भावस्था के अंदर भी होता है, सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद पैरों की ओर होता है। या कह सकते हैं इसके अलावा केंद्र से परिधि की ओर, यानी सबसे पहले बीच की जो स्थिति है वो सबसे पहले बनती है, फिर सिरों की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, यानी फिर बाहरी आवरण बनता है। पहला सिरे बनता है, मतलब बीच की केंद्र बिंदु बनता है, फिर परिधि का विकास होता है। इसको जो कुप्पू स्वामी है एक अपने, उन्होंने क्या दिया है, जो सिर से पैरों की ओर होता है उसको तो अपने वो सिफेलोकोडल कहता है, सिफेलोकोडल। कौन कहते हैं, कुप्पू स्वामी, सिफेलोकोडल।
सिर से पैरों की ओर होता है जो, और एक होता है सिर से पैरों की ओर। केंद्र से जो परिधि की ओर होता है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमो, प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं, यानी केंद्र से परिधि की ओर। सिंपल चीजें याद रखनी है आपको। ये ध्यान रखना है कि जो विकास की प्रकृति है वो लगातार होती रहती है, ये आनुवंशिक नहीं है, ये आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण से भी उत्पन्न होता है विकास। इसके अलावा ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सभी व्यक्तियों में विकास की दर या विकास की गति है वो एक जैसी नहीं रहती है। समान प्रतिमान का सिद्धांत है, यानी कि सब बच्चे होंगे सबसे पहले गर्भावस्था में होंगे, फिर आप शैशवावस्था में आएंगे, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में आएंगे, यानी कि उनका समान प्रतिमान का सिद्धांत हो जाएगा। या फिर इसके अलावा विकास की भविष्यवाणी बिल्कुल की जा सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि जो जुड़वा भाई बहन है वो भी एक जैसे नहीं हो सकते, तो और व्यक्ति भी नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की जाएगी। फिर बात आती है 21 नंबर क्वेश्चन आपका। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? यानी सही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है। सही पूछ रहा है तो इसका है यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करता है। व्यवहार, जो व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश कौन करता है? आपका शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो ये क्या हो गया? सही हो गया। तो उचित परिवर्तन लाने में क्या करता है? सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित करता है। सकारात्मकता लाता है, न कि नकारात्मकता। तो सकारात्मकता बिल्कुल लाता है, तो ये भी क्या हो जाती है? सही बात हो जाती है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करने की हेतु प्रेरित करता है। अरे हम किसी को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, तो शिक्षक कभी भी विद्यार्थी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया? आपका नकारात्मकता की बात कर रहा है, तो नकारात्मकता यहां पर क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। यह शिक्षकों को समय को समझने में मदद करता है। बिल्कुल, जब शिक्षक समय को समझेगा तभी जाकर वह आगे जाकर किसको समझ सकता है? अब तब आगे जाकर आपके यानी कि विद्यार्थियों को भी समझ सकता है। तो ये कौन कौन से सही हो जाएंगे? पहला, दूसरा और ये चौथा, यानी ए, बी और डी। तो ये हो जाएगा आपका राइट। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? ये नेतृत्व शैली से संबंधित है। अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है, ये पूछी जा रही है। तो ये ध्यान रखना है कि यह लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति से संबंधित है। बिल्कुल, हमारे पास लक्ष्य रख दिए जाएं, तो नेतृत्वकर्ता क्या करता है? हम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा एक मतलब लक्ष्य के लिए ही काम करता है। तो लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति से संबंधित है, यानी कि उनको प्राप्त करना चाहता है। बिल्कुल सही बात कर रहा है। यह समूह में अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित एवं निर्देशित एवं परामर्श देती है। अंतःक्रिया करता है, यानी कि उनके साथ क्या करता है? परामर्श करता है, समूह परिचर्चा करता है, ठीक है, पारस्परिक सहयोग भी करता है के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित एवं निर्देशित एवं परामर्श देता है। तो ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के गुण पाए जाते हैं। यह उच्च प्रत्ययकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी है? नहीं, ये तो निरंकुश जो आपकी नेतृत्व शैली है उससे संबंधित हो जाएगा। इससे निरंकुश कह सकते हैं, या नियंत्रणकारी जो नेतृत्व शैली है उससे संबंधित है। ठीक है, ये अच्छे नेतृत्व के गुण के अंतर्गत नहीं आता है। यह साधारण समस्या से उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है। यह साधारण समस्या से उत्पन्न परिस्थिति में क्या होती है? क्रियाशील होती है। यह शून्यता में कार्य नहीं करती है, यानी कि यह शून्यता में कार्य नहीं करती है। जब किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है तो यहां पर कार्य नहीं करती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी बात सही है। तो ये गलत कौन सा है? ये हो जाएगा, यह उच्च प्रत्ययकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी है। तो नियंत्रणकारी वो होगी जिसके अंदर आप निरंकुश हो जाओगे, केवल और केवल क्या दोगे? निर्देश दोगे, इसके अलावा परामर्श किसी प्रकार का नहीं दोगे। फिर बात आती है जिस पर्यवेक्षण में अभिधनस्थों के गुणों का पता लगाकर उनके विकास एवं विस्तार हेतु समुचित पर्यावरण सुविधाएं प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, वो क्या कहलाता है? जिसके अंदर क्या है? गुणों का पता लगाकर उनके विकास एवं विस्तार हेतु समुचित पर्यावरण सुविधाएं प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, तो वो कहलाएगा आपका रचनात्मक पर्यवेक्षण कहलाएगा। ठीक है, रचनात्मक। तो वैज्ञानिक का आपको पता है जो क्या हो? विश्वसनीय हो, क्रमबद्ध हो और आपकी वैधता लिए हो, तो वो तो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा वैज्ञानिक पर्यवेक्षण कहलाएगा। लेकिन निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण कौन सा कहलाएगा? निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण वही कहलाएगा जो एक प्रकार से जो निरीक्षण करता है
वो क्या होगा, छिद्रान्वेषी होगा, यानी कि केवल और केवल त्रुटियों का पता लगाएगा। क्या करेगा, केवल त्रुटियों का पता लगाएगा, केवल त्रुटियों का पता लगाएगा। फिर आता है नियंत्रणात्मक। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण क्या होता है, ये होता है सुधारात्मक। सुधारात्मक किस प्रकार से, अगर आप में किसी प्रकार की कमी है तो उसके अंदर पहले ही बता देगा कि आपके अंदर ये कमी है, तो मतलब कमी बताएगा नहीं, एक प्रकार से कहेगा कि इसके अंदर आप ये सुधार कर सकते हो। सुधारात्मक मतलब इसका जो दृष्टिकोण है वो आलोचनात्मक नहीं होता, सुधारात्मक होता है। सुधारात्मक मतलब कि ये बता देगा कि आपके को इस प्रकार की आवश्यकता है, इस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है, और उस प्रकार के सुधार करवाकर ये क्या करता है, उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तो ये कहलाएगी आपकी नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। तो ये गुणों का पता लगाकर विकास एवं विस्तार हेतु समुचित पर्यावरण सुविधाएं प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो यानी कि उचित अवसर प्रदान किसमें किए जाते हैं, तो उचित अवसर प्रदान आपके रचनात्मक पर्यवेक्षण में किए जाएंगे। फिर बात करते हैं आपकी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIRT के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं है, SIERT होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा 36 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, जो साइक है उसकी शुरुआत हुई थी 2015-16 में, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी कौन सी है, नहीं है, तो ये आपके पता है, आपके आंसर आया होगा पहले से। इसके अंदर डाइट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनका क्षमता संवर्धन करना, ये बात बिल्कुल सही है। प्रभावी कार्यान्वयन को लागू करने की तकनीकी सहायता प्रदान करना, अकादमिक निवेश की नियंत्रित समीक्षा, ये तीनों बातें सही है। ये जो राज्य के पदाधिकारी की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देख रेख करना, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी आपकी। इस जो साइक है आपको पता है, इसको जो 2015-16 में शुरू किया गया था, इसका क्रियान्वयन कौन कौन करता है, तो आपका राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हो जाएगा, और इसके अलावा आपका राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ठीक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद हो जाएगा, और RSCRT हो जाएगा, और यूनिसेफ हो जाएगा, बौद्ध शिक्षा समिति हो जाएगी। ये क्रियान्वयन के लिए काम करती है, ठीक है, क्रियान्वयन करती है। फिर है राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो ये आपको पता है 13 अप्रैल 2020 को किया गया था। स्माइल 2.0 आपका कब किया गया, तो आपका 2 नवंबर स्माइल, ठीक है, स्माइल 2.0, और 21 जून 2021 को ये किया गया था आपका स्माइल 3.0 हो जाएगा। फिर बात आती है RT अधिनियम 2009 की धारा 25 से संबंधित है। धारा 25 आपको पता है छात्र शिक्षक अनुपात की बात करता है, तो छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। विद्यालय विकास योजना पूछ लिया जाए तो धारा 22 की बात करेगा, धारा 22 की बात करेगा। अगर SMC का गठन पूछा जाए तो धारा 21 की बात करेगा। और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन की बात करें तो ये हो जाएगा आपकी धारा 33 से संबंधित हो जाएगा, धारा 33। और राज्य सलाहकार पूछे, अगर यहीं पर राष्ट्रीय की जगह राज्य बात आ जाए तो यहां पर धारा 34 हो जाएगा। और कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति के बारे में बात की जाए तो ये धारा 39 हो जाएगा। वैसे मूल आपकी RT 2009 है, उसके अंदर 38 ही धाराएं हैं, लेकिन 2012 के अंदर एक धारा और जोड़ी गई थी, धारा 39। वो क्या कहता है, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति के बारे में बात करता है, धारा 39 के बारे में बात आ जाएगी, ठीक है, ये चीजें हो गई। तो छात्र शिक्षक अनुपात किसकी बात करता है, धारा 25 के अंदर आ जाएगा। फिर बात आती है राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान RSTB। तो RSTB के अंदर बात की जाए, इसके अंदर 2 परिषद हैं, एक तो है आपकी शासी परिषद और एक है आपकी निष्पादन परिषद। कौन सी, निष्पादन परिषद। तो निष्पादन परिषद, तो शासी परिषद में टोटल 12 सदस्य होते हैं और निष्पादन परिषद में टोटल 9 सदस्य होते हैं। बात की जाए इसका जो अध्यक्ष होता है आपका शिक्षा मंत्री होता है। कौन होता है, शिक्षा मंत्री होता है। और सचिव होता है, वो होता है प्रमुख शासन सचिव होता है स्कूल शिक्षा विभाग का, प्रमुख शासन सचिव होता है स्कूल शिक्षा विभाग का। इसके अंदर 9 सदस्य होते हैं। अगर इसके निष्पादन परिषद का सभापति की बात की जाए तो कौन होता है, सभापति। तो सभापति आपका कौन हो जाएगा, स्कूल शासन सचिव भी हो जाएगा, स्कूल शासन प्रमुख शासन सचिव, स्कूल क्या, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव क्या हो जाएगा आपका, स्कूल शिक्षा विभाग।
निष्पादन परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं शिक्षा मंत्री, सचिव होते हैं जो प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग है, और इसी निष्पादन परिषद के जो सभापति हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रमुख शासन सचिव। फिर आगे देखो, फिर है गेने के अनुसार, रॉबर्ट गेने। किसकी बात की जा रही है? रॉबर्ट गेने की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर है 59। ये बात क्या कर रहा है कि गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रम क्रम है। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि उन्होंने एक बुक निकाली थी 1965 में। 1965 में एक बुक निकाली थी। उस बुक का नाम क्या था अगर बात की जाए तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। उसके अंदर 8 प्रकार के क्या बताए थे आपके? 8 प्रकार के अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए ये चीजें बताई थी। कौन कौन सी अधिगम प्रकार बताए थे? किसके लिए? अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए। तो 8 1 1 2 3 4 5 6 और ये 8 हो गए टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सबसे पहले नीचे बताया था सांकेतिक सीखना। सांकेतिक सीखना ये बताया था। फिर आपका बताया था उद्दीपन अनुक्रिया। फिर बताया था आपका उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया। फिर बताया था आपका सरल श्रृंखला। सरल श्रृंखला। फिर बताया था आपका शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य हो गया। फिर बताया था आपका विभेदीकरण। फिर बताया था संप्रत्यय सीखना। फिर बताया था नियम से सीखना। फिर बताया था आपका समस्या समाधान से सीखना। समस्या समाधान द्वारा सीखना। तो ये 8 चीजें बताई थी आपको। समस्या समाधान, एक सेकेंड, तो यहां पर को क्या बताया? सबसे पहले सांकेतिक सीखना, यानी कि जो निम्नतम स्तर है वो कौन सा है? आपका सांकेतिक सीखना है। सांकेतिक, उसके बाद में सांकेतिक का संबंध आपका किससे आ जाएगा? पावलोव से आता है, आपको पता है, जो कुत्ते वाला जो आपको उदाहरण मिलता है। उद्दीपन अनुक्रिया वाला आपको पता है थांडाई का। तो सबसे पहले सांकेतिक सीखना, संकेत के द्वारा जो घंटी बजाई जाती है तो संकेत समझ लेता है कुत्ता। ठीक है। फिर थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया, यानी कि उस चीज के लिए सामने आपको चीज रख दी जाती है, उसके बाद में अनुक्रिया की जाती है। यानी कह सकते हैं कि बच्चे को होमवर्क भी करवाना होता है तो सबसे पहले उसको क्या दी जाती है? तो चॉकलेट देकर भी उसके साथ मतलब उससे अनुक्रिया करवा सकते हैं। यानी कि चॉकलेट देकर क्या करो? चॉकलेट, यानी कि कहेंगे कि आप तुम होमवर्क करेगा तो तेरे को चॉकलेट मिलेगी, तो क्या करेगा वो? उद्दीपन अनुक्रिया वाली स्थिति आ जाएगी, थॉर्नडाइक का है। फिर आ जाएगा तीसरे सरल सीखना, यानी एक जो सरल श्रृंखला है तो एक मतलब श्रृंखला बनाकर सरल रूप से वो सीखता है। फिर शाब्दिक साहचर्य, उन शब्दों को यानी कि अपने दिमाग में लाता है, शब्दों को बोलना सीखता है। फिर शाब्दिक साहचर्य आ गया विभेदीकरण, उनके अंदर भेद करना सीखता है। फिर आ जाएगा संप्रत्यय सीखना, यानी कि वो भेद करना सीख लेता है। उसके बाद में आ जाएगा आपका संप्रत्यय, यानी कि जो कुछ चीजें बची होती है वो अपने आप सीख लेता है। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपनी समझ से कर लेते हैं, हमने पढ़े नहीं होते। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने पढ़ा कुछ और होता है, लेकिन हमारे सामने आता है तो हम अपनी समझ से क्या कर लेते हैं? उस चीज को समझ लेते हैं। तो वो हो जाएगा आपका संप्रत्यय हो जाएगा। एक मतलब खुद ही क्या कर लेते हैं? अपना कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लेते हैं, संरचना बना लेते हैं उसकी। फिर आता है नियम सीखना, यानी हम नियम सीखते हैं उन चीजों का। नियम, कोई भी चीज, जैसे व्याकरण के नियम है, चाहे गणित के नियम है, चाहे साइंस के नियम है, किसी भी चीज के नियम है, वो नियम बनाकर सीख लेते हैं। फिर आपके बात आती है जब नियम बनाना सीख लेते हैं, नियम बनाने के बाद क्या कर लेते हैं? हम समस्या समाधान कर लेते हैं। ये सबसे निम्नतम स्तर माना गया है सांकेतिक का, और समस्या समाधान किसका? रॉबर्ट गेने का सबसे उच्चतम स्तर माना गया है सीखने का। तो समस्या समाधान से सबसे ज्यादा बच्चा
सीख सकता है, संकेत के द्वारा सबसे कम। बात की जाए ये सही कौन सा होगा, तो सही सबसे पहले ये देखना है, ये सिद्धांत नाम लिखा हुआ मिल रहा है ना आपको, तो ये बंदा बड़े अपने सिद्धांतों पर बड़ा कायम रहता है, ये बात सुनी होगी आपने, यानी सिद्धांतों पर चलता है। तो सिद्धांतों पर चलता है मतलब होता है कि नियम पर चलने वाला व्यक्ति, तो नियम से संबंधित है सिद्धांत, ध्यान रखना। बहुविभेदीकरण, तो यहां विभेदीकरण से संबंधित है, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा तो इसके अंदर है ही नहीं कहीं पे, लेकिन आपका पांचवां छठा सातवां और आठवें से संबंधित है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, विभेदीकरण, तो विभेदीकरण सबसे पहले ये आ गया। फिर आ गया संप्रत्यय बनाना, तो संप्रत्यय आ गया। फिर सिद्धांत, सिद्धांत यानी नियम की बात कर रहा है, सिद्धांत आ गया। फिर बात आ गई आपकी समस्या समाधान की, तो ये आपका 4 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। फिर देखो, फिर है अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोविज्ञान विद्यार्थियों के लिए कहां उपयोगी प्रतीत नहीं होता है। क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तो अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को जानने में बिल्कुल होता है, अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को जानने में। वातावरण के साथ समायोजन, समायोजन की बात बिल्कुल की जाती है, कुसमायोजन की बात नहीं होती, समायोजन की बात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में होती है। अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में अगर हम किसी लक्ष्य को लेकर निर्धारित लेकर चलते हैं तो उनको प्राप्त भी करना होता है, बिल्कुल। विद्यार्थियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं करता है, यह तो सहयोग की बात करता है। कौन क्या करता है, सहयोग की बात करता है। फिर बात करते हैं प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्थान कौन सी है। नोडल संस्थान किसके लिए, प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्थान कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए, आपका होगा राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसकी SIERT भी बोल सकते हैं अपने इंग्लिश के अंदर, या फिर आज के समय में RSCERT भी बोल सकते हैं। तो आपको पता है जो पाठ्यक्रम तैयार करने का काम कौन करता है, उनका निर्माण निर्धारण करने का काम कौन करता है, तो RSCERT करती है। इसके अलावा शिक्षकों को तैयार करने हेतु, शिक्षकों को तैयार जो शिक्षक शिक्षा विभाग है उससे संबंधित भी कौन काम करता है, तो आपका RSCERT का। तो ये नोडल संस्थान के रूप में कौन काम करेगा, तो RSCERT करेगा। फिर है आपका राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है, राइज का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 69 आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, 69 आ जाएगा। तो आपको पता है दीक्षा, और दीक्षा का ही राजस्थानी संस्करण आ जाएगा आपका राइज, दीक्षा राइज आ जाएगा। इसकी फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, यही हो जाएगा। एजुकेटर से ध्यान रखना, 4 आ जाएगा बीच में, इंटरफेस आ जाएगा, ये भी चीजें हैं। और अगर बात की जाए इस दीक्षा राइज को किस स्तर में प्रारंभ किया गया था, तो राजस्थान के अंदर 2018-19 में इसको प्रारंभ किया गया था, राजस्थान के अंदर दीक्षा राइज को। दीक्षा राइज को किसने बनाया था, तो राजस्थान शिक्षा विभाग, राजस्थान शिक्षा विभाग व NCTE ने मिलकर इसको क्या किया था, निर्मित किया था, NCTE, ठीक है। तो ये चीजें होंगी, इन्होंने मिलकर इसका क्या किया था, इनको निर्मित किया था। और इसका संचालन, दीक्षा राइज का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो RSCERT द्वारा किया जाता है। और इसका जो संचार एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा इसका क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है दीक्षा राइज का। तो ये अपनी 12 नंबर क्लास पूरी कंप्लीट हो गई है, टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी प्रकार की सूचना आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, NDC क्लासेस नाम से अपना जो बना हुआ है चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पर, उसको जाओ वहां पे ज्वाइन करो। इसके अलावा कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो आपको सब्सक्राइब जो बटन है वो कर लो, दबा दो, और आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे अपने चैनल को। आप जुड़े इस क्लास से, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाला एग्जाम जो 1 जून को है उसका भी वो एग्जाम देना है आपको, रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए शुक्रिया, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।